तरफ, उसके बाद सीधा जंप करके हम एनलाइटनमेंट एज पे पहुँचते हैं। बीच में बेन जॉनसन है जिन्होंने थोड़ा बहुत क्रिटिसिज़्म का कुछ लिखा है, बट हम उनको डिटेल में नहीं पढ़ते क्योंकि उनसे क्वेश्चन नहीं आते। सीधा हम पढ़ेंगे जॉन ड्राइडन को एनलाइटनमेंट एज से। सो इनको फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा जाता है, क्योंकि इनसे पहले सिर्फ फिलिप सिडनी और बेन जॉनसन ने ही लिखा है, बट इन्होंने क्रिटिसिज्म को एक्चुअल में एक अलग मोड़ दिया है। इन्होंने जितना आज तक क्रिटिसिज्म हमने पढ़ा है, उससे अलग कुछ लिखा है। इन्होंने क्रिटिसिज्म का एक नया सेट शुरू किया कि किस तरह से क्रिटिसिज्म किया जाना चाहिए। तो इनको पायनियर कहा जाता है लिबरल क्रिटिसिज्म का। लिबरल क्रिटिसिज्म क्या होता है? जहाँ पे वो कहते हैं कि एक राइटर को ये चीज़ की छूट होनी चाहिए या एक राइटर का फ़ोकस होना चाहिए, जिस भी चीज़ के ऊपर, जिस भी टॉपिक के ऊपर वो लिखना चाहे, वो लिखे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो पुराने बताए हुए लोगों के रूल्स को फॉलो करके लिखे या वो उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग लिखे, वो कैसी भी थीम्स, कैसे भी टॉपिक्स के ऊपर लिख सकता है, कैसी भी राइम स्कीम यूज़ करके लिख सकता है। तो इसको कहते हैं लिबरल क्रिटिसिज्म, यानी कि आप पुराने रूल्स को फॉलो तो करते हो बट आप स्टिक नहीं रहते। अगर कुछ चेंज है, अगर किसी टाइम पे कोई नई चीज़ शुरू हो रही है, तो वो कहते हैं कि उसमें कोई बुरा नहीं है। ज़रूरी नहीं है ना कि हज़ारों साल पहले जो प्लेटो ने बोला या जो अरिस्टोटल ने बोला वही सही है। जो आप कर रहे हो उसमें भी कॉन्फिडेंस रखो। दूसरा इनको कहा जाता है पायनियर ऑफ हिस्टोरिक क्रिटिसिज्म, तो इनको काफ़ी टाइटल मिलेंगे, लिबरल क्रिटिसिज्म के पायनियर, फादर ऑफ क्रिटिसिज्म, हिस्टोरिक क्रिटिसिज्म के पायनियर हम इनको कहते हैं। हिस्टोरिक क्रिटिसिज्म क्या है? जहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि जो लिटरेचर है वो हर एज में अलग होगा, क्योंकि हर एज का जो पॉलिटिकल, रिलीजियस सिनेरियो है वो अलग होता है। हर एज के लोगों का सोचने का तरीका अलग होता है, तो हर एज का जो लिटरेचर है वो अलग होगा, ठीक है? सो हर किसी को इस चीज़ की आज़ादी होनी चाहिए कि जैसे उसके आस-पास का सिनेरियो है वैसा वो लिखे। अब ये सारी चीज़ें इनके नाम पे क्यों लिखी गई हैं या इनको इतने सारे टाइटल क्यों दिए गए हैं? क्योंकि बेसिकली ये थे रेस्टोरेशन एज में कहीं न कहीं, रेस्टोरेशन एज से लेके एनलाइटनमेंट एज तक ये लिखते थे। और रेस्टोरेशन एज के ड्रामा को हमेशा एलिज़ाबेथन एज के ड्रामा के साथ कंपेयर किया जाता था। क्यों कंपेयर किया जाता था? क्योंकि ड्रामा का या तो एक अच्छा गोल्डन पीरियड था एलिज़ाबेथन एज में, उसके बाद प्यूरिटन एज में जो ड्रामा है वो बंद होने लग गया था, है ना? बैन हो गया था। बट फिर से जो 1660 में रेस्टोरेशन एज में जो ड्रामा है वो शुरू हुआ और उसमें बहुत सारे चेंजेज़ आए। उस तरह के जो ड्रामा में बहुत तरह के चेंजेज़ आए। इन्होंने ऑब्वियसली कहीं न कहीं इंस्पिरेशन तो ली एलिज़ाबेथन ड्रामा से क्योंकि उससे पहले वही चलता था। बट इन्होंने बहुत सारी नई चीज़ें डाली। इन्होंने स्पेनिश ड्रामा से, इटालियन ड्रामा से इंस्पायर होके बहुत कुछ चेंजेज़ किए। तो बहुत सारे क्रिटिक्स जो हैं एलिज़ाबेथन एज के ड्रामा को अच्छा बताते थे और रेस्टोरेशन एज के ड्रामा को बुरा बताते थे। वो कहते थे कि वो उस लेवल का नहीं है। तो ये इस चीज़ को डिफेंड करते थे, इसीलिए इनको हिस्टोरिक क्रिटिसिज़्म का और कंपैरेटिव क्रिटिसिज़्म का भी पायनियर माना जाता है। तो इन्होंने किस-किस को कंपेयर किया है? इन्होंने एंशिएंट्स और मॉडर्न्स को, यानी कि जो एंशिएंट्स हैं, एंशिएंट्स में सारे आ गए, एलिज़ाबेथन ड्रामा भी आ गया और जो ग्रीक ड्रामा है, रोमन प्लेस हैं, उन सबको इन्होंने अपने टाइम के प्लेस के साथ, मॉडर्न टाइम मतलब जिस टाइम पे ये रहते थे, ठीक है? जिस टाइम पे इनका जन्म हुआ था, जिस टाइम पे जिस एज में ये रह रहे थे, उसके साथ इन्होंने कंपेयर किया है। फ्रेंच प्लेस और इंग्लिश प्लेस के साथ भी इन्होंने कंपैरिज़न किया है। तो इनका जो मेन वर्क है, ठीक है? अ, वो हम पढ़ेंगे, उसमें हमें पता चलेगा कि इन्होंने अपने प्लेस को फ्रेंच प्लेस के साथ इंग्लिश प्लेस को क्यों कंपेयर किया है। वो हम बाद में पढ़ेंगे, बट हाँ, इन्होंने किया है मॉडर्न्स को एंशिएंट्स के साथ, फ्रेंच को इंग्लिश के साथ। इसीलिए इनको पायनियर ऑफ कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है। सो हमें क्या समझ में आया कि ड्राइडन को हम फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहते हैं या फिर हम पायनियर ऑफ हिस्टोरिक क्रिटिसिज्म, कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म या लिबरल क्रिटिसिज्म। सो ये सारे तरह की चीज़ें हमें इनके क्रिटिसिज्म में मिलती हैं। अब ड्राइडन के अकॉर्डिंग पोएट्री का मेन जो फोकस है वो होता है प्लेज़र, प्लेज़र देना। वो कहते हैं कि इंस्ट्रक्शन बहुत बाद की बात है। लोग पोएट्री या ड्रामा इसलिए पढ़ते हैं या देखते हैं ताकि उनको प्लेज़र मिले। हम टीवी क्यों देखते हैं? हम सिर्फ़ शिक्षा के लिए टीवी नहीं देखते। तो मैं हमेशा
टीवी के साथ क्यों कंपेयर करती हूँ, क्योंकि आजकल वो पढ़ने लिखने वाला ज़माना थोड़ा कम हो गया है। लोग फिर वेब सीरीज़, टीवी, ड्रामा, प्लेज़, मूवीज़ ये सब देखना पसंद करते हैं। तो हम क्यों देखते हैं टीवी? क्योंकि हमें उससे मज़ा आता है, हमें एक रिलीफ़ मिलता है। तो कहते हैं कि जो पोएट्री है उसका जो मेन फंक्शन है वो डिलाइट है, ना कि इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन सेकेंडरी है। कुछ प्लेस के अंदर आपको वो मिल जाएगी, बट बेसिकली जो प्लेस हैं वो लिखे जाते हैं अम्यूज़मेंट के लिए, और लिखे भी जाने चाहिए अम्यूज़मेंट के लिए। तो इनका ओपिनियन ना काफ़ी लोगों से अलग होता था। जैसे पैराडाइज़ लॉस्ट जब मिल्टन ने लिखी, मिल्टन इनसे पहले की एज में थे। मिल्टन ने पैराडाइज़ लॉस्ट लिखी तो सबने कहा कि गॉड इज़ द मेन हीरो। बट ड्राइडन ने जब उनका क्रिटिसिज़्म किया, एनालाइज़ किया, तो उन्होंने कहा कि इस बुक को अगर आप ध्यान से पढ़ो तो इसमें सैटर्न जो है वो हीरो है। हमें सैटर्न के लिए सिम्पैथी आती है। क्यों सैटर्न के लिए सिम्पैथी आती है? हमें ये लगता है कि सैटर्न के साथ गॉड ने गलत किया कि उसे वो दर्जा देना कम कर दिया अपने बेटे के जन्म के बाद, फिर उसको बाहर निकाल दिया, फिर उसको हेल में डाल दिया, है ना? तो सैटर्न इज़ बिलीव्ड टू बी द रियल हीरो बाय ड्राइडन। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सैटर्न को हीरो किसने बोला है पैराडाइज़ लॉस्ट का? ड्राइडन ने बोला है, एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है इसके बारे में। अब इनके वर्क्स की बात करें तो ये क्या करते थे, ये अपनी पोएम्स और ड्रामा, बेसिकली जो जॉन ड्राइडन हैं हमारे, वो एक प्लेराइट है, ठीक है? बट उनके प्लेज़ इतने फेमस नहीं हुए। जब हम इनको एज़ ए प्लेराइट या पोएट पढ़ेंगे, तो हम इनकी बेसिकली पोएम्स पढ़ेंगे, और क्रिटिसिज़्म तो हम अभी पढ़ ही रहे हैं, और ड्रामास के सिर्फ़ हमें टाइटल्स करने हैं, क्योंकि इनके ड्रामास की कोई भी ऐसी स्टोरीज़ नहीं है जिनसे डेप्थ से क्वेश्चन आता है, ठीक है? इन्होंने क्या करा, अपनी पोएम्स, ड्रामास के आगे कुछ प्रीफेस लगाई, ठीक है? यानी कि जो पहले कुछ वर्क्स लिख के, कोई एस्से लिख दिया, कोई क्रिटिसिज्म का वर्क लिख दिया, वो अटैच किए, उसी के थ्रू इनका क्रिटिसिज्म हमें मिलता है। इन्होंने सिर्फ एक ही बुक है जो क्रिटिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग से पब्लिश की है, बाकी सारे के सारे इनके मेन तो प्रीफेसेस ही हैं। तो उनमें सबसे पहले एसेज ऑन सटायर, सटायर्स इन्होंने लिखी हैं, और ये इन्होंने जुवेनाइल की सटायर्स को ट्रांसलेट किया है। ये वर्ड आपको बार-बार मिलेगा, ये नाम जुवेनाइल। जुवेनाइल रोमन राइटर हैं, बहुत फेमस हैं। जुवेनाइल ने सटायर्स लिखी हैं और बहुत सारे ऑथर्स ने उसको ट्रांसलेट किया है। जैसे अगले ऑथर हमारे हैं सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन ने भी जुवेनाइल की 10th सटायर जो है उसको ट्रांसलेट किया है। जुवेनाइल ने कैसे सटायर्स लिखी हैं, फर्स्ट सटायर, सेकंड सटायर, थर्ड सटायर। उन्होंने अपनी पोएट्रीज़ का मतलब अपने वर्क्स का इस तरह से नाम रखा है। 4th सटायर, 5th सटायर, 10th सटायर, 100th सटायर, ठीक है? इन्होंने जुवेनाइल की सटायर्स को ट्रांसलेट किया है, और ये कहते हैं कि जुवेनाइल की जो वर्क्स हैं वो पढ़ने लायक हैं। उसी के साथ इन्होंने एक प्रीफेस ऐड किया है जिनमें इन्होंने सटायर के एम के बारे में बताया है कि सटायर क्यों की जानी चाहिए, क्यों लिखी जानी चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग्स के मैनर्स को करेक्ट करती हैं, ठीक है? इसमें उन्होंने कहा है कि जो होरेस ही प्रेफर होरेस देन जुवेनाइल। उन्होंने खुद ट्रांसलेट तो जुवेनाइल की हैं, बट वो कहते हैं कि जो होरेस है उसकी जो सटायर्स हैं, उसके जो वर्क्स हैं, वो जुवेनाइल से भी अच्छे हैं, ठीक है? और क्योंकि होरेस ने भी ओड्स लिखे थे, सटायर्स लिखे थे, हमने होरेस को पढ़ा है एज़ ए क्रिटिक, तो वो पोएट भी है, बट हमारे पास उनके सटायर से कोई क्वेश्चन नहीं आते, बट हमें पता होना चाहिए कि वो पोएट्री भी लिखते थे क्रिटिसिज्म के साथ-साथ। फिर ऐसे ही एसेज ऑन हेरोइक ट्रेजेडी, जिसमें इन्होंने एक प्ले लिखा था कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रांडा, ठीक है? कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रांडा एक प्ले है, और इसके साथ इन्होंने एक प्रीफेस अटैच किया था, जहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो एपिक पोएट्री और ट्रेजेडी में दोनों चीज़ों में से कौन ज़्यादा अच्छी है। जैसे कि अगर हम अरिस्टोटल को याद करें, तो अरिस्टोटल ने कहा था कि ट्रेजेडी और पोएट्री में सब कुछ सिमिलर है, बस जो एपिक है, जो एपिक पोएट्री है वो ज़्यादा लेंथी होता है, और जो ट्रेजेडी है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है ना, 3 आवर्स के लिए या 2 टू 3 आवर्स के लिए उसको स्टेज पे दिखाया जाता है, और एपिक पोएट्री है उसको स्टेज नहीं किया जाता, तो इसीलिए उन्होंने ट्रेजेडी को ज़्यादा अच्छा बताया है। बट ड्राइडन कहते हैं कि नहीं, एपिक जो है वो ट्रेजेडी से ज़्यादा अच्छी है, तो मैं अरिस्टोटल के व्यूज़ के साथ सहमत नहीं हूँ, क्योंकि एपिक का जो फंक्शन है वो आपके अंदर कोई पिटी या फ़ियर क्रिएट करना नहीं है। जबकि अरिस्टोटल ने क्या कहा है कि एपिक और ट्रेजेडी दोनों का ही जो मकसद है, वो आपके अंदर पिटी और फ़ियर को
क्रिएट करना है कि जब आप कोई ट्रेजेडी देखते हो तो आपके अंदर दया आती है जिसके साथ गलत हो रहा होता है और आपको ये भी डर लगता है कि कल दिन अगर ये चीज मेरे साथ हो तो वो कहता है कि एपिक का ये फंक्शन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए एपिक पोइट्री जो है ज्यादा अच्छी है। एसेज ऑन फेबल्स, गाइस ये थोड़ा सा ब्लर्ड हो गया है स्कैन करते हुए। ये एसेज ऑन फेबल्स है, फेबल्स होती है कहानियां। सो ही टॉक्ड अबाउट लिटरेचर ऑफ ग्रीस, इटली। ही कमेंटेड ऑन चौसर एज वेल। तो इनके जो चौसर के ऊपर कमेंट्स हैं हम उनको थोड़ा डिटेल में लास्ट में देखेंगे। डिस्कोर्स कंसर्निंग सटायर। सो इन्होंने कहा है कि जो जॉन डन है वो मेटाफिजिक्स को अफेक्ट करता है। तो आप लोगों को आज तक ये पता होगा कि मेटाफिजिकल जो वर्ड है वो सबसे पहले किसने यूज किया है, माना जाता है कि सैमुअल जॉनसन ने। बट मेटाफिजिक्स वर्ड जॉर्डन के लिए सबसे पहले यूज किया था जॉन ड्राइडन ने। ये क्वेश्चन बनता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया भी है और मोस्टली लोग इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। अगर ये आ जाता है तो क्यों गलत करते हैं? वैसे तो जो मेटाफिजिकल पोइट्स का जो नाम है, टाइटल है, वो सैमुअल जॉनसन ने दिया था। बट पहले सबसे जॉन ड्राइडन ने कहा था कि जॉन डन जो है वो मेटाफिजिक्स को इम्पैक्ट करते हैं। तो जो ये टर्म है सबसे पहले उनकी पोइट्री के लिए जॉन ड्राइडन ने यूज की थी। लेटर ऑन जब सैमुअल जॉनसन ने जॉन डन की पोइट्री को पढ़ा और बाकी जो मेटाफिजिकल पोइट्स हैं जिनको हम आज मेटाफिजिकल पोइट्स कहते हैं उनको कलेक्टिवली सैमुअल जॉनसन ने नाम दिया था मेटाफिजिकल पोइट्स। ठीक है, तो अब ये चीज का ध्यान रखना है कि मेटाफिजिक्स वर्ड सबसे पहले जॉन ड्राइडन ने यूज किया है और मेटाफिजिकल पोइट्स का जो टाइटल है जॉन डन और बाकी जो लोग हैं जैसे कि जो मेटाफिजिकल पोइट्स हैं उनको जो इकट्ठे एक कैटेगरी में नाम दिया है सैमुअल जॉनसन ने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो सैमुअल जॉनसन है उन्होंने भी जॉन डन की पोइट्री को प्रेज नहीं किया और ड्राइडन ने भी जॉन डन की पोइट्री को प्रेज नहीं किया। वो कहते हैं कि जो ये कंसीट्स और हाइपरबॉलिक एब्स्ट्रैक्शंस यूज करते हैं इस तरह की पोइट्री अच्छी पोइट्री नहीं है। इसमें इन्होंने ज्यादा ही ऑर्नामेंटेशन किया है, ज्यादा ही कंसीट्स यूज कर दिए, मेटाफर्स यूज कर दिए, तो ये कोई अच्छी पोइट्री नहीं है। सो जॉन डन को किसने प्रेज किया था, किसी को पता है? क्यों पढ़ते हैं हम आज जॉर्डन को, किसकी बदौलत पढ़ते हैं? टीएस एलियट। अगर टीएस एलियट नहीं होते तो हमें इतने अच्छे पोइट के बारे में शायद पता नहीं होता। आज जॉर्डन को हर सिलेबस में पढ़ाया जाता है। लिटरेचर अगर ग्रेजुएशन में है, ठीक है, 9th 10th में है या फिर मास्टर्स में है, पीएचडी में है, जॉर्डन कोई पढ़ता है। बट क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि टीएस एलियट ने हमें जॉन डन की वैल्यू बताई। ये वैल्यू होती है क्रिटिसिज्म की। अगर टीएस एलियट जॉन डन की वैल्यू हमें नहीं बताते, उनको हमें एक पॉजिटिव लाइट में नहीं दिखाते, तो शायद जॉन डन जैसे एक महान पोएट को कोई पढ़ता ही नहीं। क्योंकि जॉन ड्राइडन ने भी उनको कंडेम कर दिया था, सैमुअल जॉनसन ने भी उनके बारे में सही कुछ ओपिनियन नहीं दिया था, तो इन सबको ये पसंद नहीं थे। बट टीएस एलियट ने कहा कि किसने कहा कि उनकी पोइट्री में कोई कमी है? बोले कि उनके जैसी पोइट्री तो कोई लिख ही नहीं सकता। ठीक है, सो ये ओपिनियन हो गया आपका डिस्कोर्स कंसर्निंग सटायर में। तो इसके ऊपर क्वेश्चन हमें मिलते हैं, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है जिससे हमें मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे वो है एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी। ये फिलिप सिडनी के डिफेंस ऑफ पोएजी से काफी अलग है, काफी चीजें इसमें अलग है। ठीक है, सो इसमें क्या है, डायलॉग फॉर्म में ये लिखा गया है और एड्रेस किया है इन्होंने रीडर को। ठीक है, ये मतलब जैसे होता है ना हम किसी को डेडिकेट करते हैं कोई काम, तो इन्होंने रीडर्स को डेडिकेट किया है। ये एक क्वेश्चन बनता है। अब ये जो लाइन लिखी है इसको पढ़ो। माय एम इज टू विंडिकेट द ऑनर ऑफ आवर इंग्लिश राइटर्स फ्रॉम द censor of those who unjustly prefer French before them. There was a particular occasion that led him to write this essay on dramatic poesy. वो कहते हैं कि मैं ये वर्क क्यों लिख रहा हूँ, ताकि जो हमारे भाई लोग हैं, इंग्लिश राइटर्स हैं, जो ड्रामेटिस्ट हैं, उनके बारे में जो लोग गलत बोल रहे हैं, जो उनको अनजस्टिफाई कर रहे हैं, उनको चुप कराने के लिए और उनको जस्टिफाई करने के लिए कि वो सही लिख रहे हैं, मैं ये वर्क लिख रहा हूँ। तो हुआ क्या था, 1663 में एक फ्रेंच आदमी सैमुअल सॉरबियर इंग्लैंड आया था डिप्लोमेटिक मिशन पे। डिप्लोमेटिक मिशन क्या होते हैं? जब एक राजा अपने किसी डिप्लोमेट को दूसरे राजा के पास कुछ टाइम के लिए भेजता है
पॉलिटिकल इश्यूज के लिए। बट जब ये वापस गए फ्रांस में तो इन्होंने कुछ गलत किया। क्या गलत किया? कुछ अनडिप्लोमेटिक किया। इन्होंने एक कुछ पब्लिश किया है ना, अपना अकाउंट पब्लिश किया जो इन्होंने इंग्लैंड में विजिट की थी, उसके बारे में इन्होंने लिखा कि मेरी विजिट कैसी रही, मैंने वहां क्या क्या देखा। उस पूरे डिस्क्रिप्शन में इन्होंने इंग्लैंड के पोएट्स और इंग्लैंड की स्टेज के बारे में काफी कुछ गलत लिखा। उन्होंने कहा कि जो इंग्लैंड के प्लेस हैं वो इमेच्योर हैं, उनके अंदर जो है कोई अच्छा टॉपिक नहीं लेते वो, मतलब उनके बारे में उन्होंने काफी काफी गलत चीजें करी। तो अब इसके बारे में जब इंग्लैंड के लोगों को पता चला तो उनमें से एक इंसान थे थॉमस प्रैट। वो एक हिस्टोरियन थे, रॉयल सोसाइटी से बिलोंग करते थे। रॉयल सोसाइटी क्या है? रॉयल सोसाइटी को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम रेस्टोरेशन एज करेंगे। सो चार्ल्स टू के टाइम पे एक रॉयल सोसाइटी बनी थी, एक ग्रुप ऑफ पीपल उसने कलेक्ट किया था कि जो लोग भी अपने अपने फील्ड के दिग्गज हैं वो इस कंट्री को आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे। यानी कि अगर कोई साइंस की फील्ड में अच्छा है तो उसको रॉयल सोसाइटी का मेंबर बना देते थे, उसका खर्चा गवर्नमेंट उठाती थी और उसको अपने फील्ड के चीजों में रिसर्च करने के लिए प्रोवोक किया जाता था, ठीक है, और उनको अप्रिशिएट भी किया जाता था। तो रॉयल सोसाइटी के ही एक मेंबर थे थॉमस प्रैट, जिन्होंने उस जो अकाउंट का एक बदले में कुछ लिखा। और ड्राइडन को भी बहुत बुरा लगा जब ड्राइडन ने ये सब पढ़ा, तो उन्होंने सोचा कि मैं भी इस बात का जवाब दूं। तो उसके जवाब में उन्होंने ये वर्क लिखा, एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी। ठीक है, तो यहाँ काफी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले सैमुअल सॉर्वियर आए थे। सैमुअल सॉर्वियर ने इंग्लैंड के प्लेस के बारे में गलत लिखा, फिर थॉमस प्रैट ने उनको रिप्लाई लिखा, और ड्राइडन ने सोचा कि मेरी भी जिम्मेवारी बनती है कि मैं सैमुअल सॉर्वियर को इसका जवाब दूं कि इंग्लैंड की जो स्टेज है वो उनके स्टेज से अच्छी है। उनकी स्टेज से मतलब फ्रेंच फ्रेंच प्ले से हम अच्छा लिखते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा है, इन्होंने चार कैरेक्टर्स को, मतलब इमेजिनरी कैरेक्टर्स को बनाया, ठीक है। उन चारों कैरेक्टर्स की आइडियोलॉजी को उनके डायलॉग्स के फॉर्म में हमें दिखाया, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या क्या टॉपिक लिए हैं इस बुक में, ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी में, इन्होंने कहा है कि जो मॉडर्न्स हैं और एंशियंट्स हैं, उनमें से जो मॉडर्न लोग हैं वो ज्यादा अच्छा लिखते हैं बजाय कि एंशियंट्स के। दूसरा, रेस्टोरेशन ड्रामा और एलिजाबेथन ड्रामा के बीच में डिफरेंस उन्होंने दिखाया है। तीसरा, उन्होंने इंग्लिश ड्रामा और फ्रेंच ड्रामा के बीच में डिफरेंस दिखाया है। चौथा, उन्होंने राइम और ब्लैंक वर्स में कौन सी चीज बेटर है, वो कहते हैं कि राइम इज बेटर। तो दो चार कैरेक्टर्स उन्होंने बनाए और चारों को डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन में डाल दिया। जैसे एक इंसान जो है मॉडर्न्स को फेवर करेगा, दूसरा इंसान जो है एंशियंट्स को, एक इंसान एलिजाबेथन ड्रामा को, एक इंसान फ्रेंच ड्रामा को। इस तरह से चार लोगों की चौपाल लगा दी उन्होंने इस वर्क में, और वो चारों लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। और क्योंकि ये वर्क जो है ड्राइडन के हाथ में है, तो वो अपने हिसाब से किसी भी चीज को ऊपर नीचे कर सकते थे। सो पहला जो कैरेक्टर है वो है क्राइट्स। क्राइट्स जो है ड्राइडन के ब्रदर इन लॉ को रिप्रेजेंट करता है, जिसका असली नाम था रॉबर्ट हॉवर्ड, ठीक है। और ये जो है सपोर्ट करते हैं एंशियंट्स को। फाइन, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्राइट्स पहला कैरेक्टर है जो एंशियंट्स के बारे में बोलेगा। दूसरा है यूजिनस। यूजिनस ड्राइडन के फ्रेंड चार्ल्स सेक्विल को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि जिनको कि लॉर्ड बक बर्स्ट भी कहा जाता था उस टाइम पे, और ये मॉडर्न्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सो क्राइट्स एंड यूजिनस दोनों अपोजिट थॉट्स के हैं। तीसरे कैरेक्टर हैं लाइसीडियस। लाइसीडियस जो है चार्ल्स सेटले को एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो फ्रेंच थिएटर के फेवर में बोलेंगे। चौथे कैरेक्टर है निएंडर। निएंडर का मतलब होता है न्यू मैन, जो ड्राइडन खुद हैं, और वो इंग्लिश थिएटर को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये चार कैरेक्टर्स के नाम आपको याद करने हैं, और ये चारों कैरेक्टर किस किस को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे क्राइट्स एंशियंट्स को, यूजिनस मॉडर्न्स को, लाइसीडियस जो है फ्रेंच थिएटर को, और निएंडर जो है इंग्लिश थिएटर को। अब इनके व्यूज सुनते हैं। सोक्राइट्स कहता है, अब ये व्यूज इन्होंने ऐसे क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये व्यूज उस टाइम पे पॉपुलर थे। लोग कहते थे कि एंशियंट लोग अच्छे हैं, मॉडर्न लोगों को कुछ नहीं पता। जैसे आज के टाइम पे भी हम क्या करते हैं, आज के टाइम पे भी हम क्या कहते हैं, ओल्ड इज गोल्ड। आजकल की फिल्मों में तो कोई दम ही नहीं है, आजकल के गानों में तो कोई दम ही नहीं है। हर टाइम ना हर
एज में ये होता है कि हम अपने से पास्ट वालों को हमेशा अपने आप से सुपीरियर मानते हैं कि पुरानी फिल्मों में ऐसे होता था, उनमें दम होता था, आजकल की फिल्मों की तो कहानियां ही बेकार हैं, आजकल के गानों के तो लिरिक्स ही अच्छे नहीं है ना? सो अगली जनरेशन आएगी, शायद वो कहेगी कि पुरानी जनरेशन में तो हिमेश रेशमिया गाते थे, वो तो बहुत अच्छा गाते थे, है ना? या फिर जो आजकल बहुत सारे पोएट ये सिंगर्स हैं, आतिफ असलम है ना? और जुबिन नौटियाल है, अगली सिंगर्स को इनका बोला जाएगा। तो इसी तरह से इनके भी व्यूज हैं, ठीक है? सो जो सोसाइटी में फेमस व्यूज थे, उन्होंने 4 कैरेक्टर्स के थ्रू उनको डाला है। सो पहले डायलॉग्स आते हैं क्राइट्स के। क्राइट्स कहते हैं कि एंशिएंट जो हैं वो मॉडर्न से अच्छे हैं, क्योंकि जो मॉडर्न राइटर्स हैं वो एंशिएंट्स को ही इमिटेट करते हैं। तो जब हम किसी को इमिटेट कर रहे हैं मतलब वो हमसे सुपीरियर है, इसीलिए हम इमिटेट कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट वो कहते हैं कि जो एंशिएंट्स हैं वो फेथफुल इमिटेटर्स थे नेचर के। वो उससे पहले कुछ है नहीं था, तो उन्होंने नेचर को ही इमिटेट किया था पोएट्री लिखते हुए। तो जब कोई नेचर को इमिटेट करता है तो वो ओरिजिनल होती हैं चीजें। इसीलिए वो कहता है कि एंशिएंट्स ने नेचर को इमिटेट करा और मॉडर्न लोग जो हैं एंशिएंट्स को। तीसरा वो कहता है कि जो एंशिएंट लोग हैं वो एक्शन, टाइम और प्लेस की यूनिटी का ध्यान रखते थे, जबकि जो आजकल के मॉडर्न राइटर्स हैं वो अपने हिसाब से ही प्लेस लिखते हैं, वो कोई भी रूल्स को फॉलो नहीं करते और वो सब प्लॉट्स को भी लिखते हैं। तो मेन प्लॉट और सब प्लॉट आपको पता होगा क्या होता है, नहीं पता तो मुझे बता देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। सो मेन प्लॉट और सब प्लॉट होता है, यूनिटी ऑफ टाइम, एक्शन और प्लेस नहीं होता उनके प्लेस में, इसीलिए एंशियंट जो लोग हैं वो सुपीरियर हैं। फाइन। सो अब यूजनस जो है वो इनके सवाल जो क्वेश्चंस इन्होंने उठाए हैं या जो पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं उसके अपोजिट अपने व्यूज देते हैं। वो कहते हैं कि मान लिया कि जो मॉडर्न लोग हैं उनको एंशिएंट लोगों से बेनिफिट मिलता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम किसी ना किसी को तो देखेंगे ही ना, कि हमारे से पहले लोगों को ही देखेंगे। बट वो कहते हैं कि हम जो मॉडर्न लोग हैं उन्होंने पुराने लोगों को भी एक्सेल कर लिया है, क्योंकि हमारे पास उनका तजुर्बा है और हमने उनके ही तजुर्बे से अपने आप को उनसे और ज्यादा बेहतर बना लिया है। दूसरा फिर वो कहते हैं कि एंशियंट्स जो है वो जो उनके अंदर बहुत सारी डीमेरिट्स भी हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई ओरिजिनलिटी नहीं है। उनके जो प्लॉट्स हैं वो इतने रद्दी हो गए हैं कि क्योंकि हर किसी को उन प्लॉट्स के बारे में पता है, वो एक ही थीम को लेके कितने सारे प्लेज लिखते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि वो कहते हैं जो ग्रीक है वो सिर्फ ट्रोजन वॉर के बारे में ही अलग अलग कहानियां लिखते रहते थे। एक ट्रोजन वॉर क्या हुई, वो बार बार ट्रोजन वॉर उनके कुछ ना कुछ, कभी किसी राजा रानी की कहानी लिख दी ट्रोजन वॉर से, कभी किसी योद्धा की कहानी लिख दी। तो कहते हैं कि उन लोगों को तो कुछ नया सब्जेक्ट मैटर ही नहीं मिलता, वो पुरानी मिथ्स को लेके ही लिखते रहते हैं। बट आजकल के जो राइटर्स हैं उनके पास नई नई थीम्स, नई नई कहानियां हैं, इसलिए वो उनसे बेटर है। और वो कहते हैं कि जो पुराने लोग हैं उनके वर्क्स में पोएटिक जस्टिस नहीं है। पोएटिक जस्टिस क्या होता है कि बुरे के साथ बुरा होगा, अच्छे के साथ अच्छा होगा। जो बुरा है उसको पनिशमेंट मिलेगी, जो अच्छा है उसे रिवॉर्ड मिलेगा। तो वो कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे ग्रीक प्लेस हैं जिसमें इवल कैरेक्टर्स जो हैं वो उनको प्रॉस्परस दिखाया गया है, उनकी जीत दिखाई गई है। बट जो मॉडर्न राइटर्स हैं उनके यहाँ उनके प्लेस में आपको पोएटिक जस्टिस देखने को मिलेगा। वो बुरे के साथ बुरा दिखाते हैं और अच्छे के साथ अच्छा। इसीलिए भी मॉडर्न जो पोइट्स हैं वो अच्छे हैं, या मॉडर्न ड्रामेटिस्ट हैं वो एंशिएंट से अच्छे हैं। दूसरा वो कहता है कि जो एंशिएंट प्ले राइट्स हैं उनको एक्ट्स डिवाइड करने नहीं आते थे, उन्होंने एक्ट्स डिवाइड करने की कोशिश भी की तो वो उसमें नाकामयाब रहे। बट जो मॉडर्न पोइट्स हैं उन्होंने डिफरेंट एक्ट्स को डिफरेंट तरीकों से डिवाइड किया है और बहुत ही ब्यूटीफुली डिवाइड किया है, सेपरेट किया है। तो हर एक्ट का हमें पता चलता है, उसकी अनाउंसमेंट होती है। तो इसीलिए भी मॉडर्न जो ड्रामेटिस्ट हैं वो एंशिएंट से अच्छे हैं। अब तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू है लाइसीडियस का। लाइसीडियस कहते हैं कि जो फ्रेंच थिएटर है वो अच्छा है, इंग्लिश थिएटर से भी अच्छा है और सारे थिएटर से भी अच्छा है। वो कहते हैं कि फ्रेंच प्लेस क्यों अच्छा है, प्लेस क्यों अच्छे हैं, क्योंकि वो यूनिटीज को फॉलो करते हैं और उनके यहाँ सब प्लॉट्स नहीं होते। सो फ्रेंच प्लेस में वो कहते हैं कि सब प्लॉट नहीं होते, तो हमारे प्लेस कंफ्यूजिंग नहीं होते, एक ही कहानी होती है, सीधी सीधी चलती है, कोई बीच में साइड कैरेक्टर नहीं, कोई बीच में कोई और कहानी नहीं, सीधी सीधी एक कहानी चलेगी। फिर वो कहते हैं कि दूसरा अच्छा पॉइंट ये है कि हम इंग्लिश ऑथर्स की तरह
ट्रेजी कॉमेडी नहीं लिखते, ठीक है, क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने भी ट्रेजी कॉमेडीज लिखी हैं, और भी बहुत सारे ऑथर्स थे रेस्टोरेशन एज में भी जो लोग ट्रेजी कॉमेडीज लिखते थे। वो कहते हैं कि हम ट्रेजी कॉमेडीज नहीं लिखते। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अरिस्टोटल ने ट्रेजी कॉमेडी को कंडेम किया है, उन्होंने ट्रेजेडी को बेस्ट माना है। तो वो कहते हैं कि ट्रेजी कॉमेडी एक बेकार सी चीज है, अब्सर्ड सी चीज है। आप ट्रेजेडी और कॉमेडी को इकट्ठे रखते हो तो वो एक उतना इम्पैक्ट नहीं डालते, ठीक है। दूसरी चीज, एक और चीज वो कहते हैं कि दे मिक्स हिस्ट्री विद ट्रेजेडी, क्योंकि जो इंग्लिश लोग हैं वो ट्रेजेडी और हिस्ट्री को भी मिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से जो उनकी प्लेज हैं वो इंटरेस्टिंग नहीं रहती, ठीक है। और हम लोग, वो कहता है कि फ्रेंच लोग क्या करते हैं, स्ट्रिक्टली पोइटिक जस्टिस के साथ चिपके रहते हैं। हम हमारे सारे प्लेज में पोइटिक जस्टिस देते हैं, मतलब इंग्लिश लोग देते हैं, हम लोग नहीं देते, है ना। तो पोइटिक जस्टिस की जरूरत नहीं होती। फिर वो कहते हैं कि फ्रेंच प्लेज जो हैं इमोशंस को प्रेफर करते हैं, प्लॉट को नहीं। इमोशंस ज्यादा जरूरी है, प्लॉट हमारे लिए उतना जरूरी नहीं है। और उसके अलावा फ्रेंच राइटर्स जो हैं वो ब्यूटीफुल राइम्स और रिदम को यूज करते हैं, ब्लैंक वर्ड्स में नहीं लिखते। क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, जैसे कि आपको पता होगा कि क्रिस्टोफर मार्लो है, वो ब्लैंक वर्ड्स में लिखते थे। इसके साथ साथ और बहुत सारे लोग हैं जो ब्लैंक वर्ड्स में लिखते थे, जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट इवन ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। तो वो कहते हैं कि हम ब्लैंक वर्ड्स जैसे बोरिंग मीटर को यूज नहीं करते, हम राइम्स और राइमिंग वर्ड्स में बिलीव करते हैं। अब चौथा है बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, निएंडर, यानी कि ड्राइडन खुद। वो कहते हैं कि मैं इंग्लिश ड्रामा के बारे में बोलूंगा। तो वो पहले तो डीमेरिट्स बताते हैं फ्रेंच थिएटर की, फिर बाद में मेरिट्स बताते हैं इंग्लिश थिएटर की। वो कहते हैं कि जो फ्रेंच प्लेस हैं वो लाइफ को इमिटेट नहीं करते, बट जो इंग्लिश प्लेस हैं वो लाइफ को इमिटेट करते हैं। उनके प्लेस में लाइफ वैसे ही दिखाई जाती है जिसमें अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं, खुशी और गम दोनों चीजें दिखाई जाती हैं। इसीलिए जो फ्रेंच प्लेज है उनके अंदर कोई आत्मा नहीं है, कोई इमोशन नहीं है। बट हमारे जो प्लेज हैं, हमारे जो प्लेज में फोकस रहता है इमोशंस के ऊपर, ठीक है। तो उसके अलावा ये कहते हैं कि जो देयर वर्ड्स डायलॉग्स आर लॉन्ग, वो लंबे लंबे डायलॉग्स उनके कैरेक्टर्स बोलते हैं, और इंग्लिश ऑडियंस को ऐसे लंबी स्पीचेस सुनना पसंद नहीं है, इसीलिए हम लंबी स्पीचेस का यूज नहीं करते। मेरिट्स क्या बताते हैं? वो कहते हैं कि हम लोग ड्रामेटिक यूनिटी में विश्वास रखते हैं, ना कि हम यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस या फिर हम यूनिटी ऑफ एक्शन में बिलीव करें। हमें चाहिए कि जो प्ले है वो ड्रामेटिकली यूनिफाई हो, उसके अंदर एक हार्मनी हो, उस कहानी में एक हार्मनी हो। हम वो तकियानूसी जो पुरानी बातें हैं उनमें विश्वास नहीं रखते कि प्लॉट हो, सब प्लॉट ना हो, है ना। वो कहते हैं कि हम इतने अच्छे ऑथर्स हैं कि हम प्लॉट, जो मेन प्लॉट है और सब प्लॉट है, उनको इतनी अच्छी तरह से एक साथ मर्ज करके बुन देते हैं कि जो मेन प्लॉट है वो खराब नहीं होता, और सब प्लॉट उसको और ज्यादा ब्यूटीफाई करता है। जैसे कि किंग लियर का एग्जांपल लें, किंग लियर में जो मेन किंग लियर की कहानी है, सिमिलर ही कहानी ग्लाउचेस्टर की है, जिसके बेटे उसको दगा दे देते हैं। तो वो कहता है कि हमारे प्लेस में दो दो चीजें जो हैं वो इतने अच्छे से मर्ज की जाती हैं कि लोगों को ना तो कोई कंफ्यूजन होती है, बल्कि जो मेन प्लॉट है उसको एक सपोर्ट मिलता है सब प्लॉट का। इसीलिए भी हमारे प्लेस तुम्हारे प्लेस से अच्छे हैं। तो वो कहते हैं कि अगर हम यूनिटीज को फॉलो नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो प्लेस हैं वो खराब हो गए। वो कहते हैं कि हमारे जो प्लेस हैं रियलिटी दिखाते हैं। ह्यूमन बीइंग्स की रियलिटी क्या है? उनकी एज भी बड़ी होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे भी जाते हैं। तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि यूनिटीज के साथ ही चिपके रहो। जब ह्यूमन बीइंग्स इतने डेवलप हो चुके हैं कि उन लोगों को ये समझ आ गई है कि अगर कोई प्ले चल रहा है उसमें कोई भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, जैसे रियल में ह्यूमन बीइंग्स जाते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर अरिस्टोटल भी होते इस टाइम पे, शायद वो भी अपने रूल्स को बदल देते। तो तुम अभी भी पुराने रूल्स के साथ ही चिपके हुए हो। फिर वो कहता है कि ट्रेजी कॉमेडी किसने कहा है कि खराब है? वो कहते हैं कि ट्रेजी कॉमेडी बिल्कुल अच्छी है, इसमें आप इमोशंस का बैलेंस करते हो। आपने देखा होगा जब ट्रेजेडी कोई चलती है उसमें इंसान का बुरा हाल हो जाता है, हैवी इमोशंस होते हैं, मेरे जैसे लोगों का तो हो जाता है। मुझे जो प्योर ट्रेजेडीज होती हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जब भी मैं टीवी देखती हूँ, अगर किसी और के हाथ में रिमोट कंट्रोल है, तो मैं यही कहती हूँ कि मुझे कॉमेडी देखनी है या ट्रेजिक कॉमेडी देखनी है, जो मतलब जिसमें मिक्सचर हो,
बहुत ज्यादा हैवी इमोशंस मेरे से नहीं झेले जाते। तो वो यही कह रहे हैं ड्राइडन भी कि हैवी इमोशन से रिलीफ के लिए आपको बीच में कुछ कॉमिक पार्ट्स रखने पड़ते हैं, इसीलिए ट्रेजिक कॉमेडीज जो हैं वो अच्छी हैं, ठीक है। और ट्रेजेडी और कॉमेडी तो है, रियल है, लाइफ में यही तो चलता है, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय नहीं करती, ठीक है। अब वो कहते हैं कि वी आर गोइंग अबव एंशियंट राइटर्स बाय दिस न्यू फॉर्म ऑफ ड्रामा। क्यों हम उन लोगों से ऊपर जा रहे हैं, एंशियंट लोगों से? क्योंकि उन लोगों को तो इस विधा का पता ही नहीं था, इसलिए उन्होंने कभी ट्रेजिक कॉमेडी लिखी नहीं। अगर उनको पता होता तो डेफिनेटली वो इसको प्रेज भी करते और लिखते भी। बट वो कहते हैं कि जो फ्रेंच ऑथर्स हैं वो भी आजकल ट्रेजिक कॉमेडीज लिखने लगे हैं, तो वो उन्हीं के बारे में बताता है। मॉलियर एक फ्रेंच ऑथर है, फ्रेंच ड्रामेटिस्ट है, बहुत फेमस। मॉलियर का नाम भी आप जब हम लिटरेचर पढ़ेंगे, इंग्लिश लिटरेचर, तब दोबारा से सुनेंगे। उनको काफी इमिटेट किया है रेस्टोरेशन एज के ड्रामेटिस्ट्स ने। तो वो कहते हैं कि मॉलियर जैसे फ्रेंच ऑथर्स भी ट्रेजिक कॉमेडीज लिखते हैं। तुम क्या बात करते हो कि ट्रेजिक कॉमेडीज अच्छी नहीं है, तुम्हारे खुद के ऑथर्स लिख रहे हैं। फिर वो कहता है कि ही रिकग्नाइजेज द टेम्परामेंट ऑफ फ्रेंच एंड इंग्लिश डिफरेंट एंड देयरफॉर लिटरेचर ऑफ टू कंट्रीज आर बाउंड टू बी डिफरेंट। वो कहता है कि जो फ्रांस के लोग हैं वो एक अलग कंट्री में रहते हैं, इंग्लैंड के लोगों की अलग कंट्री है, दोनों का रहन सहन व्यवहार, दोनों का कल्चर अलग है, इसीलिए हमारे प्लेज में डिफरेंस है। हम लोग स्टेज पे वायलेंस दिखा सकते हैं, तुम लोग नहीं दिखा सकते, इसमें बुरी बात क्या है? तुम्हारे वहां का कल्चर अलग है, हमारे वहां का कल्चर अलग है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम हमारे कल्चर को गलत बोलोगे। वो कहते हैं कि हमारे लोगों को फर्क नहीं पड़ता अगर स्टेज पे मर्डर दिखा भी रहे हैं, तुम्हारे लोगों के दिल में कुछ होता होगा, बट हमारे लोगों के दिल वैसे तो सॉफ्ट हैं, बट हमारी ऑडियंस को ये सारी चीजें पसंद हैं, इसीलिए हमारे प्लेस ऐसे हैं, आप हमारे प्लेस के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा सकते। नेक्स्ट है जी, इन्होंने कहा है कि जो राइम स्कीम है वो कैसी होनी चाहिए। इस बात में ड्राइडन भी सहमत करते हैं। ड्राइडन कहते हैं कि जो ब्लैंक वर्स है वो कोई राइम नहीं है, इसीलिए आपको ब्लैंक वर्स में नहीं लिखना चाहिए, वो बहुत ही अननेचुरल है, ठीक है। सो वो कहते हैं कि राइम अगर आप यूज करते हो दैट इज गुड, ठीक है। क्योंकि जो क्राइट्स है उसने ये सवाल उठाया था कि जो जो राइम्स हैं वो जरूरी नहीं है, क्योंकि जो लोग प्ले करते हैं उसमें डायलॉग्स होते हैं, और कौन इतने अननेचुरल तरीके से राइम कर करके बोलता है, ठीक है। तो अगर आपने रामलीला देखी है पुराने टाइम में, तो रामलीला में भी लोग तुकबंदी के साथ बोलते थे, या हम कह सकते हैं कि राइम स्कीम के साथ बोलते थे, दोनों में बात करते थे। तो क्राइट्स कहते हैं कि ये कहाँ पे होता है, जो डायलॉग्स हैं या जो लोग बात करते हैं वो तो कभी भी राइम में नहीं करते, तो ये तो बहुत ही अननेचुरल चीज है, ठीक है। बट जो हमारे ऑथर हैं, ड्राइडन है, निएंडर है, वो कहते हैं कि नहीं, जो पोइट्री है उसकी लैंग्वेज ऐसे ही होनी चाहिए, और उसके अंदर वर्ड्स और राइम को यूज किया जाना चाहिए, ठीक है। बट क्राइट्स बिलीव करते हैं कि जो ब्लैंक वर्स है वो काफी पास है प्रोज के, और वो ही सबसे ज्यादा सूटेड जो है वे है पोइट्री लिखने का, ड्रामेटिक मतलब ड्रामा को या पोइट्री को लिखने के लिए ब्लैंक वर्स सबसे ज्यादा सही है। बट निएंडर कहते हैं कि नहीं, ब्लैंक वर्स जो है वो सिर्फ प्रोज है, पोइटिक प्रोज है, इसीलिए अगर आपको अच्छी पोइट्री लिखनी है, अच्छे प्लेस लिखने हैं, तो आपको राइमिंग वर्ड्स यूज करने चाहिए, ना कि ब्लैंक वर्ड्स, ठीक है जी। तो ये इनका वो था। अब ड्राइडन ने चौसर के ऊपर भी कुछ लिखा है। ड्राइडन ने चौसर को कंडेम नहीं किया है, उन्होंने कहा है कि चौसर अपने शुरुआती तौर पे लिखते थे, उससे पहले कोई भी लोग इंग्लिश में अच्छा लिटरेचर नहीं लिखते थे, तो हम उनको एक इन्फेंट मान सकते हैं, एक छोटा बच्चा मान सकते हैं, फर्स्ट पोइट मान सकते हैं, इसीलिए हम उनसे परफेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास देखने के लिए कुछ नहीं था, बट उन्होंने बाकियों को एक रास्ता दिखाया। फिर उन्होंने चौसर की प्रेज की है, और उन्होंने कहा है कि उन्होंने जितने वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स को यूज किया है कैंटरबरी टेल्स में, वो अपने आप में एक महान चीज है। और उन्होंने एक कोट बोली है, हियर इज गॉड्स प्लेंटी, कि कैंटरबरी टेल्स में गॉड की प्लेंटी, यानी कि गॉड ने जितनी तरह की कैटेगरीज बनाई हैं दुनिया में, वो सारी तरह की कैटेगरीज कैंटरबरी टेल्स में हमें देखने को मिलती हैं। तो उन्होंने गॉड के साथ जॉफ्री चौसर को कंपेयर किया है। तो ये क्वेश्चन काफी बार आ जाता है इस तरह का, ठीक है। और इन लैंग्वेज एंड वर्सिफिकेशन चौसर इज द रफ डायमंड दैट शुड बी रिफाइंड एंड पॉलिश। तो ये कोटेशन भी पूछी जा सकती है कि जो चौसर है, और चौसर को उन्होंने कहा है कि वो एक रफ डायमंड है,
वो हीरा है बट अभी रफ है, उसे तराशना बाकी है ना। क्योंकि वो शुरू में लिखते थे तो उनकी जो पोइट्री है उसमें बहुत ज्यादा वो नहीं था, शाइन नहीं थी, बट फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। फिर वो कंपैरिजन करते हैं विलियम शेक्सपियर और बेन जॉनसन का। तो वो कहते हैं कि मैं दोनों ही पोएट्स को, दोनों ही ड्रामेटिस्ट को पसंद करता हूँ। शेक्सपियर के लिए वो कहता है ही इज द होमर और फादर ऑफ अवर ड्रामेटिक पोएट्स, तो मैं उनको कहूंगा कि वो फादर हैं सारे उसकी। और जॉनसन भी कम नहीं है, बेन जॉनसन भी कम नहीं है, वो वर्जिल के जैसे हैं, ठीक है। सो दोनों के को एक बड़े ग्रीक महान पोएट्स के साथ उन्होंने कंपेयर किया है। शेक्सपियर होमर के जैसे हैं और जॉनसन वर्जिल के जैसे हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। वो कहते हैं कि आई एडमायर जॉनसन बट लव शेक्सपियर, मैं जॉनसन की तारीफ करता हूँ पर शेक्सपियर से प्यार करता हूँ, ठीक है। सो शेक्सपियर के लिए और भी कुछ कोटेशंस लिखी हैं, ये सारी कोटेशंस आपको ध्यान रखनी है। He was the man who of all moderns and perhaps ancient poets have the largest and the most comprehensive soul। तो वो कहते हैं कि जितने भी मॉडर्न लोग हैं और जितने भी एंशियंट पॉइंट्स हैं, अगर सब में कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव सोल जो है वो विलियम शेक्सपियर की थी। Irregular plays of Shakespeare, Johnson, Fletcher, Beaumont, they do not adhere to unities of action, place, and time, yet they are greater in spirit and fancy than French plays। तो फिर यहाँ पे वो फिर से कहते हैं कि इतने बड़े बड़े महान ड्रामेटिस्ट हुए, शेक्सपियर, जॉनसन, बियोमंट, फ्लैचर, ठीक है, तो इन लोगों ने भी प्लेज लिखे और इन्होंने कभी भी यूनिटीज के साथ अपने प्लेज को स्टिक नहीं रखा। उन्होंने या तो एक्शन, यूनिटी ऑफ एक्शन को यूज किया है अपने प्लेज में, या फिर कोई यूनिटी को फॉलो नहीं किया। उन्होंने इन तीनों यूनिटीज का उल्लंघन किया है, फिर भी वो कहता है कि देखो उन्होंने कितने अच्छे प्लेज लिखे हैं और फ्रेंच प्ले से काफी हद तक वो बेहतर है। आज के टाइम पे अगर आप देखो तो दुनिया में फ्रेंच ऑथर से ज्यादा विलियम शेक्सपियर का सिक्का हर जगह माना गया है। हर लैंग्वेज में विलियम शेक्सपियर के प्लेस को ट्रांसलेट किया गया है, मूवीज बनी है उनके ऊपर, ठीक है। तो ये चीज वो कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास तो इतने बड़े बड़े हीरे हैं। फिर वो कहते हैं कि चलो तुम्हारी यूनिटी वाली बात को भी मान लेते हैं। हमारे जो बेन जॉनसन है, ठीक है, हमारे जो बेन जॉनसन है उन्होंने लिखा है साइलेंट वुमेन। इसका असली टाइटल क्या है? एपीसीन। एपीसीन का सब टाइटल है ये साइलेंट वुमेन, ठीक है। तो वो कहते हैं कि एपीसीन में बेन जॉनसन ने 3 यूनिटीज को फॉलो किया है और हम 3 यूनिटीज फॉलो करने में भी परफेक्ट हैं। तो इस प्ले में कोई कमी निकाल के दिखा दे तो मैं मान जाऊं। इतना अच्छा प्ले, इतना ब्यूटीफुल प्ले बेन जॉनसन ने लिखा है, हैप्पी सीन या फिर साइलेंट वुमेन, कि जिसकी तारीफ हर कोई करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें 3 यूनिटीज यूज नहीं करनी आती, हमें यूज करनी आती है। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं दैट ड्राइडन वाज द फर्स्ट टू डू प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ठीक है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म भी हम कह सकते हैं क्योंकि ये प्रैक्टिकली किसी प्ले को एनालाइज करते थे, उसमें देखते थे कि क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या नहीं है, और वो सिर्फ इस बिहाफ पे ये नहीं कहते थे कि ये प्ले अच्छा है या बुरा है, कि एंशियंट लोगों ने क्या रूल्स बताए हैं। वो उसको प्रैक्टिकली देखते थे कि क्या वो प्ले वैल्यूएबल है, क्या उस प्ले के अंदर स्ट्रेंथ है, वैल्यू है, क्या वो कुछ लोगों के प्लेजर में वैल्यू ऐड कर रहा है। तब वो जाके उसको एनालाइज करते थे, ना कि ये कि पुराने लोगों ने ये 4 रूल बता दिए, इस प्ले ने तो ये 4 रूल फॉलो ही नहीं किए, इसका मतलब ये बुरा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। तो क्वेश्चन काफी सारे आते हैं इनसे। मेटाफिजिकल टर्म सबसे पहले किसने यूज किया, ठीक है। ड्रामेटिक, तो जो ये 4 कैरेक्टर्स हैं उनके ऊपर आ सकता है। जो मैंने कोटेशंस आपको कुछ कुछ दी हैं, उन कोटेशंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ट्रेजिक कॉमेडी को इन्होंने डिफेंड किया है, क्यों डिफेंड किया है, शेक्सपियर के बारे में क्या कहा है, कौन से 4 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। किस फॉर्म में इन्होंने ड्रामेटिक पोएजी लिखा है, डायलॉग फॉर्म में लिखा है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो ये सारे क्वेश्चंस हमें मिले हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, अगर आप इसे ध्यान से देखो तो बहुत मुश्किल नहीं आएगी आपको, बट आपको ये दोबारा से पढ़ना पड़ेगा अगर आपको सारे के सारे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, याद रखने हैं तो।